तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि वेक्टर एनालिसिस मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि आईआईटी जेईई और नीट दोनों के लिए ही काम का है। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एपिसोड नंबर 3 में कुछ इम्पोर्टेंट बातों की। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन से स्टार्ट किया जाएगा आज का क्लास। तो सबसे पहले हमारे सामने टॉपिक है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, है ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है वो 3 चीजों से मिलकर के बनता है। यानी वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमको 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन और तीसरा होता है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, इन 3 चीजों से मिलकर के कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी बनती है जिसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी का ही एक टाइप है जिसको बोला गया पैरेलल वेक्टर। भैया पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? तो बोला गया कि इफ द टू वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन दे आर कॉल्ड द पैरेलल वेक्टर्स। जैसे यहाँ पर ये वेक्टर ए दिखाया गया है, ये वेक्टर ए का डायरेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है टूवर्ड्स ईस्ट। वेक्टर बी का डायरेक्शन भी दिखाया गया है यहाँ पर टूवर्ड्स ईस्ट। तो क्या बोला जा सकता है कि वेक्टर ए और बी जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो पैरेलल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम हो। दो पैरेलल वेक्टर्स के डायरेक्शन का सेम होना जरूरी है ना। लेकिन उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है या सेम नहीं है उसका कोई गारंटी नहीं है। सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है। जैसे एक वेक्टर मैंने बनाया, ये वेक्टर ए है, और एक वेक्टर मैंने बनाया, ये वेक्टर बी है। कोई बोले कि हाँ ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, आपका जवाब होगा यस। मैंने एक वेक्टर इस तरह से बनाया, एक वेक्टर इस तरह से बनाया। ये दिख रहा है कि इन दोनों के जो क्या कहते हैं उसको अपन, मैग्नीट्यूड, वो दोनों के कैसे हैं, सेम है। डायरेक्शन तो ऑब्वियस सी बात है सेम है। क्या ये पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे? हाँ बिल्कुल कहलाएंगे, ये भी पैरेलल वेक्टर है। तो पैरेलल वेक्टर में कंडीशन है कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है, आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है, 9th-10th में पढ़ा है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। बिल्कुल उसी तरह से एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर भी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर हम दो पैरेलल वेक्टर्स की बात करते हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है बच्चों, 0 डिग्री। इस बात को आपको याद रखना है, क्वेश्चंस में यूज हो। इसी के साथ दूसरा हमारे सामने आ जाता है एंटी पैरेलल वेक्टर। अब एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है कि जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन कैसी हो, ऑपोजिट हो। जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन कैसी हो, ऑपोजिट हो। मैग्नीट्यूड का कोई गारंटी नहीं है, सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एंटी पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर कहलाएंगे जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो। यानी अगर एक वेक्टर हमारा इस तरह से बना हुआ है तो दूसरा वेक्टर हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में बना होना चाहिए। और इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो कितना बोला गया, 180 डिग्री। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना। तो यहां पर दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो कितना होता है, 180 डिग्री। इस बात को आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, दो वेक्टर इक्वल वेक्टर कब कहलाएंगे, इसके बारे में समझना बेहद आवश्यक है। तो इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल देन दे रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। कहने का मतलब है कि एग्जांपल से समझाता हूं मैं कि अगर दो वेक्टर इस तरह से हैं जो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम उनका मैग्नीट्यूड है और उनकी डायरेक्शन भी कैसी है, सेम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पहला एग्जांपल है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा है। क्या ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये भी F को फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? हाँ सेम है। लेकिन क्या इनका डायरेक्शन सेम है? नहीं, डायरेक्शन इज डिफरेंट। तो इनको हम इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते, इनको हम क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल। जैसे यहां पर दो वेक्टर दिखाए गए, एक है 15 न्यूटन, क्या ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस। क्या ये भी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस। यानी दोनों वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं। क्या इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं, मैग्नीट्यूड इनके अलग अलग हैं। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 15 न्यूटन, तो इसको बोल दिया F1। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 न्यूटन, इसको बोल दिया F2। यानी इन दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग हैं, भले इनकी डायरेक्शन सेम है, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल। क्लियर?
आगे बढ़ लेते हैं, आगे क्या बोला गया है हमारे सामने। जैसे एक एग्जांपल और है हमारे पास, यहाँ पर देखो दिखाया गया है कि क्या इन दोनों वेक्टर, ये जो दोनों क्वांटिटीज है, क्या इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है? बिल्कुल है। यहाँ पर ये दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो होगी हमारी वेलोसिटी, ये हो गया 5 न्यूटन, ये हो गया हमारा फोर्स। बोला है कि यहाँ पर जो दोनों का मैग्नीट्यूड है 5 और 5 वो तो सेम है, लेकिन यार ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनका डायरेक्शन भी सेम है। जब ये दोनों अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो इनको भी हम क्या बोल सकते हैं? नॉट इक्वल। क्लियर है? यानी यहाँ पे डिफरेंट क्या है, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंट थी, है ना? तो असर्शन रीजन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल, क्या जवाब होगा आपका? अगर बोला गया कि इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल, क्या इक्वल वेक्टर्स पैरेलल होते हैं? अरे बिल्कुल होते हैं भाई। कैसे? देखो, पैरेलल वेक्टर की पहचान क्या है? पैरेलल वेक्टर की पहचान है कि दो ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो या सेम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनकी डायरेक्शन सेम होना चाहिए, उनको कहते हैं पैरेलल। अब बात आती है इक्वल वेक्टर्स की, तो इक्वल वेक्टर का मतलब दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें, दोनों के मैग्नीट्यूड भी यहाँ पर सेम होने चाहिए और दोनों की डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, है ना? तो अगर पैरेलल वेक्टर में, मैंने आपको बोला कि पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन तो सेम होती है, इक्वल में भी सेम होती है, इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, पैरेलल वेक्टर में कोई गारंटी नहीं होती कि मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं, लेकिन सेम हो सकता है ना? अरे हो सकता है कि नहीं? तो क्या इक्वल वेक्टर पैरेलल हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं भाई, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। क्या पैरेलल वेक्टर मस्ट बी इक्वल वेक्टर? क्या पैरेलल वेक्टर की गारंटी है कि वो इक्वल वेक्टर हो? नहीं भाई, 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते कि पैरेलल वेक्टर इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि पैरेलल वेक्टर में तो ऐसा भी हो सकता है ना कि एक वेक्टर इस तरह से बनाया गया हो और दूसरा वेक्टर इस तरह से बनाया गया हो। क्या दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है? क्या यहाँ पर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है भाई? नहीं, यहाँ तो दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हो गए? अलग अलग। भले ही इनकी डायरेक्शन सेम है, भले ही ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें, लेकिन क्या यहाँ इन दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हैं? नहीं है भाई। इसीलिए पैरेलल वेक्टर मस्ट बी इक्वल वेक्टर नहीं भाई, ये स्टेटमेंट अपना कैसा है? फॉल्स है। क्लियर है? अरे समझ आई बात? कहीं भी कोई दिक्कत है, दुख दर्द है, पीड़ा संकट परेशानी तो बताइए। आगे बढ़े, चलिए। क्वेश्चन हमारे सामने कि F1 वेक्टर हमको दिया है 10 न्यूटन इन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, F2 दिया है 20 न्यूटन इन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, फाइंड द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो आप ये क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। एक तरह से समझ लो कि ये रिवीजन क्वेश्चन है ना? तो चलिए, सबसे पहले तो हम जो है F1 वेक्टर को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये डायरेक्शंस का ज्ञान है आपको, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ, और ये डायरेक्शन होती है हमारी साउथ। तो पहले बोला गया है 10 न्यूटन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। नॉर्थ ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट से नॉर्थ, तो ये रहा वेस्ट और ये रहा नॉर्थ। तो यहाँ पर ये जो वेक्टर बनेगा वो हमारा बन गया कुछ इस तरह से, ये बनेगा हमारा नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो ये हो गया हमारा एंगल कितना? 60 डिग्री, 60 है ना? हाँ। और इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है आपको? 10 न्यूटन का, ये रहा मैग्नीट्यूड। क्लियर होगी बात? चलो आगे क्या बोला गया है? सेकंड वेक्टर है हमारे पास 20 न्यूटन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ईस्ट, तो नॉर्थ से ईस्ट यानी यहाँ कहीं बनेगा, और कितना एंगल बनेगा? ये 30 डिग्री। कहाँ से? नॉर्थ से। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया भाई? 20 न्यूटन। हमको क्या इन दोनों के बीच का ही एंगल निकालना है? हाँ बिल्कुल। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, या तो उन दोनों को टेल टू टेल जोड़ते हैं या उन दोनों को हेड टू हेड जोड़ते हैं। जब दोनों वेक्टर टेल टू टेल या हेड टू हेड जुड़ जाते हैं तो हमें उनके बीच का शॉर्टेस्ट एंगल लेना होता है, वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाता है। तो अब आप ध्यान से देखोगे तो ये अगर 60 डिग्री का है तो क्या ये एंगल हमारा यहाँ पे 30 डिग्री का हो जाएगा? यानी एक वेक्टर हमारा ये बनेगा और एक वेक्टर हमारा ये बनेगा, ये हो जाएगा हमारा F2 वेक्टर और ये हो जाएगा हमारा F1 वेक्टर, और इनके बीच का यहाँ ये एंगल है 30 का और ये एंगल भी है 30 का, तो ये टोटल एंगल कितने का हो जाएगा? 60। कितने का हो जाएगा? 60। यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक और एंगल भी बन सकता है, ये देखो ये वाला एंगल, लेकिन ये वाला जो एंगल है वो इससे तो कम नहीं है ना, ज्यादा है। हमें तो शॉर्टेस्ट एंगल लेना होता है। और क्या दोनों वेक्टर टेल टू टेल जुड़े हैं? हाँ भैया बिल्कुल, देखो टेल टू टेल जुड़े हैं दोनों वेक्टर्स आपस में, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दोनों वेक्टर्स के जो बीच का एंगल होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? 60 डिग्री। यही हमारा आंसर है। कितना आसान सवाल है बताइए, कहीं कोई दिक्कत है क्या? बढ़े आगे? ठीक है, चलो। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कोप्लेनर वेक्टर्स के बारे में। भैया ये कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, इनको समझना भी जरूरी है।
If all vectors lies in same plane, then vectors are known as the coplanar vectors. यानी सीधी सी बात है कि एक प्लेन में जितने भी वेक्टर बने होते हैं, अगर एक प्लेन में कोई वेक्टर को बनाया जाता है तो उसको हम कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। दुनिया में कोई भी दो वेक्टर्स आप बना लो, वो हमेशा एक दूसरे के कोप्लेनर ही होंगे। जैसे अगर आप 3D इमेजिन करो तो जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर ये बना हमारा, एक वेक्टर ये बना हमारा और एक वेक्टर ये बना हमारा। मान लो ये है हमारा x और ये है हमारा y, या फिर x y हटाओ, आप वेक्टर ही मान लेते हैं इसको, है ना, इसको हम लोग वेक्टर ही मान लेते हैं। ये हो गया हमारा वेक्टर a, ये हो गया हमारा वेक्टर b और ये हो गया हमारा वेक्टर c। अब देखो वेक्टर a और वेक्टर b एक प्लेन में ही तो होंगे। जैसे आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, आप अपने फोन में देख रहे हो तो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो इस स्क्रीन में आप देखोगे तो ये वेक्टर भी एक प्लेन में होगा, तो ये हमेशा कोप्लेनर होंगे, है ना। अब अगर b और c को देखा जाए तो ये भी एक प्लेन में ही होंगे, तो ये भी कोप्लेनर कहलाएंगे। a और c को देखा जाए तो ये भी एक प्लेन में है, तो इनको भी हम कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे। आप किसी भी दुनिया के दो वेक्टर्स को देखोगे वो हमेशा एक दूसरे के लिए कोप्लेनर वेक्टर ही समझ में आएंगे। समझ में आई बात? बढ़े आगे चलिए। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन आपको बताया गया, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि भैया जो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन है वो कितने टाइप का होता है और लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग करते किस तरह से हैं, तो उसके बारे में हमको यहाँ पर डिस्कशन करना है। ठीक है, तो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन में जैसे पहली बात अगर हम कर लें, पहला लॉ क्या कहता है हमारा ट्राइंगल लॉ। दूसरा लॉ क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ। यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है ये वेक्टर अलजेब्रा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग हर चैप्टर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चंस में इन चीजों का यूज होता ही होता है। तो सबसे पहले है हमारे सामने ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ के बारे में स्टडी करना है, तो ट्राइंगल लॉ क्या होता है उसके बाद हम बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ के बारे में। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ क्या होता है, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो होता क्या है कि जैसे हमारे सामने मान लेते हैं, चलो मैं आपको अलग से ही पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ट्राइंगल लॉ में हम लोग क्या करते हैं कि एक वेक्टर हमारा ये रहा, ये हो गया वेक्टर ए। मैंने अगर आपको याद हो तो बताया था कि ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेल कहते हैं, और ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, है ना। ये हो गया हमारा वेक्टर ए, और इस तरह से हम लोगों ने बनाया एक वेक्टर बी। इस तरह से हमने क्या बना लिया, एक वेक्टर बी बना लिया। ठीक है, तो वेक्टर बी का भी ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा, और वेक्टर बी का ये वाला पॉइंट भी हमारा क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, देखिए भाई कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वो उसमें दो चीजों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक तो होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर आपने किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदल दिया तो बताओ क्या वो वेक्टर क्वांटिटी बदल जाएगी। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक हमारे पास 5 न्यूटन का फोर्स लगा है ईस्ट डायरेक्शन में, ये मान लेते हैं F1 है, और एक हमारे पास 15 न्यूटन का फोर्स लगा है ईस्ट डायरेक्शन में। देखो यहाँ डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं करी, लेकिन मैंने वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदल दिया। तो क्या लगता है आपको, क्या इसको आप F1 बोल सकते हो? यानी ये वेक्टर चेंज हुआ क्या नहीं हुआ? अरे हुआ क्या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। तो इसको आप F1 नहीं बोल सकते, इसको आपको F2 बोलना होगा। जैसे अगर मैंने बात करी कि 5 न्यूटन वेस्ट, अब आप पहले वाले इस F1 से इसको कंपेयर करके बताओ क्या इसको आप F1 बोल सकते हो? देखो मैग्नीट्यूड भले ही सेम है 5 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन तो अलग हो गई ना। यहाँ ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ वेस्ट है, यहाँ नॉर्थ साउथ कुछ भी हो सकता था, तो डायरेक्शन भी बदल गई यार। तो जब डायरेक्शन बदल गई तो इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर बदल गया। भाई किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें हैं ना, एक तो मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन है। अगर आपने केवल मैग्नीट्यूड बदला तब भी वो वेक्टर बदल जाएगा, अगर आपने उसका डायरेक्शन बदल दिया तब भी वो वेक्टर बदल जाएगा, और इन केस अगर आपने दोनों ही बदल दिया, मैग्नीट्यूड भी बदला और डायरेक्शन भी बदला, तब भी वो वेक्टर हमारा चेंज हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूं थोड़ा सा। हाँ, तो हमको ये करना है कि बिना किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज करे हम किसी भी वेक्टर को शिफ्ट करा सकते हैं। जैसे भाई एक वेक्टर हमारे सामने ये है, अगर इस वेक्टर को हमारा यहाँ पे ये रखा हुआ है, हमारा इससे काम नहीं चल रहा कि ये इधर रहे, हम चाहते हैं कि ये वेक्टर हमारा इस पॉइंट पे आ जाए, तो इस वेक्टर को हम बिना इसका मैग्नीट्यूड और बिना इसकी डायरेक्शन को बदले ऐसे उठा करके ऐसे शिफ्ट करा सकते हैं। समझ में आई? तो कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी को ट्राइंगल लॉ से ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं कि जो दूसरा वाला वेक्टर होगा उसके टेल को पहले वाले वेक्टर के हेड से मिला देते हैं। कैसे मिलाएंगे? अब देखो वेक्टर को हम लोगों ने पैरेलली शिफ्ट कराया है, ना ही उसका डायरेक्शन बदला है, ना ही उसका हमने मैग्नीट्यूड बदला है।
तो ये वेक्टर बी था, तो ये भी हमारा वेक्टर बी ही कहलाएगा। क्लियर है? अब इनका जो रिजल्टेंट होता है वो हमें कैसे मिलता है, पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिलाइए, आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से हमको रिजल्टेंट यहाँ पर मिल जाता है। समझ में आई बात? यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर वेक्टर। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर वेक्टर। क्लियर है? तो ये जो आर वेक्टर होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है? बताइए भाई। तो मुद्दा सीधा सा क्या है, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। मुद्दा सीधा सा ये है कि एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिलाइए। मैंने क्या बोला, एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिलाइए और पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिलाइए, उसी को हम बोल देंगे रिजल्टेंट। यानी आप अगर इस ट्राइंगल को बिल्कुल ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि जो भी रिजल्टेंट होगा तीनों में से वो टेल टू टेल यहां पर और हेड टू हेड कनेक्टेड होगा। बताइए भाई, ये समझ में आई कि नहीं? मैंने बोला कि कोई भी वेक्टर का रिजल्टेंट जो होता है वो हमेशा टेल टू टेल और हेड टू हेड कनेक्टेड होगा। जैसे अगर मैंने एक वेक्टर बनाया ये, दूसरा वेक्टर मैंने बनाया ये, मान लो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी और ये हो गया हमारा वेक्टर सी। आपसे मैंने पूछा कि इन तीनों में से रिजल्टेंट कौन है। मैंने आपसे क्या पूछा कि इन तीनों में से रिजल्टेंट कौन है। तो आप रिजल्टेंट देखने के लिए क्या करोगे, आप ये चेक करोगे कि कौन सा वेक्टर ऐसा है जिसका टेल टू टेल और हेड टू हेड जुड़ा है। तो सी वेक्टर ऐसा है जिसका टेल टू टेल भी जुड़ा है और हेड टू हेड भी जुड़ा है, यानी वेक्टर सी इज द रिजल्टेंट। तो हम सी वेक्टर को लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बताइए भाई, यहां तक कोई भी दुख दर्द है किसी को? यहां तक कोई भी दुख दर्द हो तो बताइए। क्लियर बात समझ में आई? यहाँ पे कोई भी समस्या? किस तरह से हम लोगों ने वेक्टर्स को ऐड करा ट्राइंगल लॉ से, और जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा। हमेशा याद रखना, ट्राइंगल लॉ में जो रिजल्टेंट आप देखेंगे वो हमेशा टेल टू टेल और हेड टू हेड कनेक्टेड होगा। अब वही सब कहानी जो मैंने आपको अभी सुनाई है वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है, जैसे स्टेप्स के वाइज में लिखा है मैंने कि ज्वाइन टेल ऑफ वन वेक्टर ओवर द हेड ऑफ अनदर वेक्टर। नाउ ज्वाइन टेल टू टेल एंड हेड टू हेड टू गेट रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। सिंपल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस दूसरे वाले वेक्टर को शिफ्ट कराएंगे, तो शिफ्ट करा के इसको यहाँ पर ले आएंगे बिना इसका मैग्नीट्यूड बदले और बिना ही इसका डायरेक्शन बदले, और एक हम यहाँ से टेल टू टेल और हेड टू हेड एक वेक्टर बनाएंगे जिसको बोला जाएगा वेक्टर आर। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, वेक्टर आर। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर आर है वो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो रिजल्टेंट जो भी होगा वो हमेशा हेड टू हेड और टेल टू टेल आपस में कनेक्टेड होगा। इस बात को आपको याद रखना है। समझ में आई बात? हमेशा रिजल्टेंट आर से ही थोड़ी ना लिखा होगा, वो तो आपको पहचानना होगा ना कि रिजल्टेंट कौन है इन तीनों में से। समझ में आई बात? जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं, एक एग्जांपल मैं अगर आपको देता हूं, जैसे मान लो यहाँ पर लिखते हैं कि एक ये हमारा हो गया मान लो R1, ये हो गया R1 वेक्टर, और एक ये हो गया हमारा मान लेते हैं R2 वेक्टर, और एक ये हो गया हमारा मान लेते हैं क्या इसको मान लिया जाए, चलो इसको लिख दिया मैंने R3 वेक्टर। चलो बताओ अब इन तीनों में से रिजल्टेंट कौन है? क्या R1 रिजल्टेंट है? तो आपको कैसे पता चलेगा R1 रिजल्टेंट है कि नहीं? क्या R1 का टेल क्या दूसरे के टेल से जुड़ा है? हाँ जुड़ा है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि टेल टेल देख लिया जुड़ा है तो रिजल्टेंट बोल दिया ना, टेल भी जुड़ा होना चाहिए, हेड भी जुड़ा होना चाहिए। तो R1 का टेल टू टेल तो जुड़ा है लेकिन हेड टू हेड नहीं जुड़ा है, इसलिए R1 रिजल्टेंट नहीं होगा। R2 की बात कर लो भाई, R2 का टेल देखो टेल से जुड़ा हुआ है दूसरे वेक्टर के, और R2 का हेड भी दूसरे वेक्टर के हेड से जुड़ा है, तो यहाँ पे ये रिजल्टेंट होगा R2। R3 रिजल्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि R3 का हेड टू हेड तो जुड़ा है लेकिन R3 का टेल टू टेल आपस में नहीं जुड़ा है। तो यहाँ पर आप रिजल्टेंट ऐसे लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस का R3 वेक्टर। इन सब चीजों का यूज होगा भाई, समझ रहे हो बात को? इन सारी चीजों का इस्तेमाल यूज आगे किया जाएगा, आगे के चैप्टर्स में इन सारी चीजों का यूज होगा, इसलिए अच्छे से इनको समझना बहुत जरूरी है। क्लियर? पढ़ें आगे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आर वेक्टर जो है वो हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। चलिए
एग्जाम्पल है हमारे सामने भैया, क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया है फाइंड नेट फोर्स। यहाँ पर हमको नेट फोर्स निकालना है। अब एक m मास का ब्लॉक है, इस पर एक 3 न्यूटन का फोर्स इधर लगा है, 4 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगा है, रिजल्टेंट निकालना है। देखो वैसे तो बेहद आसान सवाल है, लेकिन हम लोग बिल्कुल बाकायदा सिस्टमेटिक बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये स्मॉल m मास का ब्लॉक है और इधर एक फोर्स लगा हुआ है 3 न्यूटन का, इधर एक फोर्स लगा हुआ है हमारे पास 4 न्यूटन का, तो ये दो वेक्टर्स हो गए कि नहीं हो गए, देखो आप। लेकिन क्या इन दोनों वेक्टर्स को फिलहाल आप ट्राइंगल लॉ से ऐड कर सकते हो? नहीं। रीजन कौन बताएगा? इनको हम ट्राइंगल लॉ से फिलहाल ऐड क्यों नहीं कर सकते बताइए? हम इनको ट्राइंगल लॉ से इसलिए ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ऐड करने के लिए एक वेक्टर का टेल दूसरे के हेड से जुड़ा होना चाहिए। यहां तो बच्चों दोनों आपस में टेल टू टेल जुड़ गए। तो अब क्या करेंगे? शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर। अरे भाई क्या करेंगे? शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर। तो 3 न्यूटन का हमारा ये रहा, दूसरे वेक्टर 4 न्यूटन को हम लोगों ने यहां से उठाया और इसके हेड पर रख दिया कुछ इस तरह से। ये देखो आप, ये हो गया हमारा 4 न्यूटन, हमने इसको शिफ्ट करा दिया। रिजल्टेंट कहां से मिलेगा? किसी भी एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिलाइए इस तरह से, तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट। अब आपको समझ में आता होगा कि ये 90 एंगल है, तो ये देखो एक ट्राइंगल बना, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा? रूट ओवर, अरे भाई हाइपोटेनियस है ना, क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 और 4 का स्क्वायर 16, इसका अंडर रूट। तो जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों वो कितना आएगा? 5 न्यूटन। ये हमारा यहाँ पर रिजल्टेंट आएगा। समझ आई बात? अरे आई कि नहीं आई समझ भाई? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। ओके आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल है एक, यहाँ पर वही मैंने बताया आपको कि कौन सा रिजल्टेंट होगा, कैसे आपको पहचानना होगा, वो सारी चीजें। तो जैसे पहला वाला डायग्राम है, आप वेक्टर ए को देखो ध्यान से। तो वेक्टर ए को देखेंगे तो वेक्टर ए का टेल टू टेल आपस में जुड़ा है, वेक्टर ए का हेड टू हेड जुड़ा है, तो यानी इस ट्राइंगल का जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। जो दूसरा वेक्टर है हमारा, सॉरी दूसरा जो ट्राइंगल है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि वेक्टर ए का टेल टू टेल तो जुड़ा है, लेकिन यार वेक्टर ए का हेड टू हेड आपस में नहीं जुड़ा, यानी रिजल्टेंट यहाँ पर वेक्टर ए नहीं होगा। तो क्या वेक्टर सी होगा? पता नहीं भाई, चेक करना पड़ेगा, आओ करते हैं। तो वेक्टर सी का देखो, वेक्टर सी का हेड टू हेड तो जुड़ा है लेकिन टेल टू टेल नहीं जुड़ा, यानी रिजल्टेंट वेक्टर सी भी नहीं है। बचा है वेक्टर बी। अब ऐसा नहीं है कि सर दो तो नहीं हो रहे थे रिजल्टेंट, तो तीसरा जो बचा है वही रिजल्टेंट है, नहीं ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि आगे की चीजें अभी थोड़ी देर में बदल जाएंगी, है ना। तो वेक्टर इसको भी चेक करना पड़ेगा कि ये भी रिजल्टेंट जो है वो, अगर बी वेक्टर रिजल्टेंट है तो वो हेड टू हेड और टेल टू टेल जुड़ा होना चाहिए। जुड़ा है क्या? देखो आप ध्यान से, वेक्टर बी का टेल टू टेल तो जुड़ा है और वेक्टर बी का हेड टू हेड भी जुड़ा है, यानी इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का जो रिजल्टेंट है वो हो जाएगा वेक्टर बी। तो वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए। क्लियर है भाई? ओके तो जैसे यहां पर देखो, मैंने बोला था आपसे कि चीजें बदल जाएंगे। अब देखो ध्यान से बिल्कुल समझने की जरूरत है। अगर वेक्टर ए है तो वेक्टर ए रिजल्टेंट है कि नहीं? देखो वेक्टर ए का हेड दूसरे के हेड से नहीं जुड़ा है ना, और यहां पर भी आप देखो टेल इसका दूसरे के टेल से नहीं जुड़ा है, तो वेक्टर ए रिजल्टेंट नहीं है। वेक्टर बी को चेक करते हैं। वेक्टर बी का भी हेड और टेल आपस में जुड़ गया, यहां पर भी हेड और टेल आपस में जुड़ गया, तो ये भी रिजल्टेंट नहीं है। रिजल्टेंट टेल टू टेल हेड टू हेड जुड़ा होता है। वेक्टर सी, इसका भी हेड और हेड टू हेड नहीं जुड़ा है, ना टेल टू टेल जुड़ा है। इसका मतलब ये एक बना क्लोज लूप। देखो कैसे, यहां से फिर ये दूसरा और फिर ये तीसरा, एक आसान ही लग रहा है, पूरे तीनों सीरीज में कनेक्टेड हो गए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, यानी इन तीनों का जो सम है वो कितना आएगा? 0 आएगा। मैं इसको प्रूव भी करता हूं, देखो आपके सामने मैं इसको प्रूव करके भी बताता हूं कि इनका तीनों का जो सम है वो 0 यहाँ पर कैसे आया। बिल्कुल ध्यान से सुनना, अभी एक सेकेंड रुको, इसको थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए, साफ सफाई बहुत जरूरी है। यस अब बिल्कुल ध्यान से देखो आप, देखो ये हम लोगों ने बनाया वेक्टर ए, ये हमने क्या बनाया? वेक्टर ए। ये बना हुआ है वेक्टर बी, ये बन गया भैया वेक्टर बी। अब इनका जो रिजल्टेंट है वो इस तरह से होना चाहिए था ना, ऐसे रिजल्टेंट होना चाहिए था, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? रिजल्टेंट इनका कैसे होना चाहिए था? पहले का टेल टू टेल जुड़ा होना चाहिए था, हेड टू हेड जुड़ा होना चाहिए था, तभी तो ये रिजल्टेंट बनता।
लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये जो सी वेक्टर बना हुआ है ये इस वेक्टर का उल्टा है, यहाँ पर ये वेक्टर ऐसा है और ऊपर वाले ट्राइंगल में ये जो सी वेक्टर है वो कुछ इस तरह से। यानी ये जो वेक्टर हम लोगों ने अभी बनाया इसको हम लोग बोल सकते हैं माइनस ऑफ सी वेक्टर। क्यों भाई, क्यों 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 ऐसा क्यों? क्योंकि डायरेक्शन देखो दोनों वेक्टर्स की ऑपोजिट है, यानी ये दोनों वेक्टर हमारे कैसे कहलाएंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्या कहलाएंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर। इसी को हम बोल सकते हैं ऑपोजिट वेक्टर। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑपोजिट वेक्टर। कहने का सेंस क्या है कि डायरेक्शन कैसी हो? ऑपोजिट हो। डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट है। तो यहाँ पर ये जो सी वेक्टर है ये इसका हेड नीचे है, जो हम लोगों ने बनाया इसका हेड ऊपर है, तो जो हमने बनाया उसको हम लोगों ने बोल दिया माइनस ऑफ सी वेक्टर। तो अब तो ये जो माइनस का सी वेक्टर है वो ए और बी का रिजल्टेंट हो जाएगा ना, तो हम ऐसे बोल सकते हैं माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इस सी वेक्टर को माइनस का जो है उसको उधर लेके जाएंगे तो ये रिजल्टेंट मतलब जो रिजल्ट फाइनली आएगा वो क्या हो जाएगा? माइनस सी उधर जाकर के हो जाएगा प्लस सी और बराबर में सी। यानी इन शॉर्ट हमें ये याद रखना है कि दिस इज क्लोज लूप इन सेम सेंस। जो होता है मतलब कहने का क्या मतलब है कि जब भी तीनों वेक्टर सेम सेंस में कनेक्टेड हो आपस में तो उन सब का जो सम होगा, वेक्टर सम होगा, वो क्या आएगा? हमेशा जीरो आएगा। अरे क्या आएगा भाई? जीरो आएगा। समझ आई बात? यहां तक किसी सज्जन को कोई भी दिक्कत है, दुख दर्द है, पीड़ा संकट परेशानी तो बताइए, और नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए आगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक हमारे सामने क्वेश्चन आ गया भाई, अ मैन मूव्स 4 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो ये डायरेक्शन वगैरह बना लो यार। ये हो गई हमारी ईस्ट, ये हो गई हमारी नॉर्थ, ये हो गया हमारा वेस्ट और ये हो गया हमारा साउथ। तो क्या बोला गया है? एक आदमी है 4 मीटर चलता है ईस्ट डायरेक्शन में, तो यहां से चलना शुरू करा होगा अगर तो वो 4 मीटर चलेगा ईस्ट डायरेक्शन में, ये कहीं यहां पहुंच गया होगा। देन 3 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो पहले तो वो इस तरह से चला, अब वो गया है 3 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये 3 मीटर चला गया वो नॉर्थ डायरेक्शन में 3 मीटर। अब 3 मीटर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो फिर इसी पॉइंट से चला देते हैं ओरिजिन से। नहीं भाई, अभी वो ओरिजिन पर थोड़ी है भाई। 4 मीटर चलने के बाद तो वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच गया ना, अब वो ओरिजिन पर थोड़ी है। अगर ओरिजिन पर होता तो बात अलग होती है ना। अब तो वो इधर पहुंच गया, तो 3 मीटर वो चल गया नॉर्थ की तरफ। तो फाइंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? देखो, एक वेक्टर ये बना 4 मीटर का, एक वेक्टर ये बना है 3 मीटर का, तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा इन दोनों का वो यही तो रिजल्टेंट होगा। इसी को तो हम आर वेक्टर बोलेंगे। यानी यहाँ पर भी हम इसको क्या बोल सकते हैं? ये हो गया हमारा आर वेक्टर और यही हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। आगे जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन, उसमें डिटेल में समझाया जाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो फाइनली आर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा? मतलब वही बन गया ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आप देखो ध्यान से। तो 4 का स्क्वायर और प्लस का 3 का स्क्वायर, तो फाइनली जो आंसर है वो कितना आएगा? 5 मीटर। ये हो जाएगा हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का, मतलब आदमी का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 5 मीटर। समझ आई बात? अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक किसी भी सज्जन को? बढ़े आगे, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या है? रिजल्टेंट बताना है इस फोर्स का। मतलब ये जो दो फोर्सेस हैं इनका हमको रिजल्टेंट बताना है। कैसे बताएंगे? देखो देखो, रिजल्टेंट में आप ये गलती मत करना कि यहाँ इस पॉइंट से उठाया और इस पॉइंट पर मिला दिया जाकर के और उसकी लेंथ निकालने लग गए। नहीं, गलत हो जाएगा। सबसे पहले ये देखो कि दोनों वेक्टर का टेल और हेड आपस में जुड़ा है कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो वेक्टर है 10 न्यूटन, इसका टेल इधर है और ये जो 10 न्यूटन वाला है उसका भी टेल है। यानी ये दोनों वेक्टर तो टेल टू टेल जुड़े हैं यार। मैंने ट्रायंगल लॉ में क्या बताया? पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा होना चाहिए, है ना। यहाँ तो दोनों आपस में टेल टू टेल जुड़े हैं, तो ऐसे रिजल्टेंट निकाल सकते हैं क्या? नहीं। क्या कराएंगे? शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर। क्या कराएंगे भाई? शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर। कराओ, कैसे कराएंगे बताओ? इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा F1 और इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा F2। हालांकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो F1 F2 अपन उसको मानेंगे। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, ये है हमारा F1 वेक्टर, ये मैंने क्या बना दिया? F1 वेक्टर। और F2 वेक्टर को हम लोगों ने यहाँ पर शिफ्ट कराया, तो F2 वेक्टर ऊपर की तरफ है, इसको हम लोग शिफ्ट करा के इस तरह से ले आए। ये हो गया हमारा F2 वेक्टर।
अब आप बिल्कुल ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये एंगल अगर 120 का है तो ये एंगल 60 का होगा। तो अगर ये वाला एंगल 60 का है तो फिर ये एंगल भी 60 का ही हो जाएगा। हालांकि आप ऐसे भी समझ सकते थे कि ये पूरा एंगल 180 है, ये 120 है, तो ये 60 का बचेगा। तो ये एंगल हमारा कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का। अब जो रिजल्टेंट है वो कैसे मिलेगा? यहाँ टेल टू टेल और हेड टू हेड बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप, वही रिजल्टेंट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा आर वेक्टर। अब आर वेक्टर मत कहो आप इसको, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स की बात हो रही है, तो आप इसको बोल दो एफ वेक्टर, है ना, या आप इसको एफ आर बोल दो तो और अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स, ऐसे। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, ये जो F1 वेक्टर है यार, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 न्यूटन। ये जो F2 वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी कितना है? 10 न्यूटन। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ये इस तरह से मैग्नीट्यूड लिखा, ठीक है। यानी दो लाइन, एक ट्राइंगल है जिसमें दो लाइन की लेंथ सेम है, 10 मीटर, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, और ये एंगल 60 का है। तो आपको ऐसा ही लग रहा है जैसे ट्राइंगल जो बना हुआ है उसमें अगर दो साइड इक्वल है तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। सोचो आप, होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे बिल्कुल होते हैं। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये जो F1 वेक्टर है, इसके क्या कहते हैं, ये जो F2 वेक्टर से बात कर लेते हैं चलो पहले। तो यहाँ पर ये जो F2 वेक्टर है, ये एंगल 60 का है, तो क्या लगता है आपको, क्या ये एंगल भी, एक सेकेंड, 60 कहाँ से आ गया, ये एंगल भी अगर थीटा है तो ये एंगल भी यहाँ पर थीटा मान लिया जाएगा? अरे भाई कंफ्यूज तो नहीं हो गए आप? मैंने क्या बोला कि अगर ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो क्या उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। तो ये जो F2 है इसके सामने एंगल है ये वाला, और F1 है उसके सामने एंगल है ये वाला, तो क्या ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे। यानी हमने इन दोनों को क्या मान लिया? थीटा और थीटा। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है भाई। कितना होता है भाई? 180 होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल ध्यान से देखना। थीटा, एक सेकेंड कलर चेंज कर लो, थीटा प्लस 60 इज इक्वल टू 180। यानी यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो थीटा का वैल्यू भी कितना आ जाएगा? 60। इसका मतलब है कि ये एंगल भी हमारा 60 का हो गया और ये एंगल भी हमारा यहाँ पर 60 का हो गया। अब इस ट्राइंगल में अगर तीनों एंगल सेम है, इसका मतलब है कि इनके तीनों साइड भी आपस में कैसे होंगे? सेम होंगे। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो भी हमारा कितना आएगा? 10 न्यूटन। ये बेसिक मैथमेटिक्स जो है ना, क्लास 9th और 10th वाली, वो मैथमेटिक्स मैंने यहाँ पर यूज करी है। मैंने कोई बहुत खास स्पेशल चीज यहाँ पर यूज नहीं कर दी। यहाँ पे जो क्लास 9, 10th में बेसिक मैथमेटिक्स यूज होता है मैंने वही यूज किया है, अगर आपको समझ में आया तो। ठीक है भाई, हम लोगों ने क्या करा है कि दो ट्राइंगल की दो साइड इक्वल थी तो उनके एंगल, सामने वाले एंगल इक्वल हो गए, थीटा थीटा हो गए, ठीक है। और उससे हमने जो है थीटा का वैल्यू निकाल दिया। अब हमें पता चला कि तीनों एंगल ही 60 60 60 के हैं। जब तीनों एंगल ही 60 60 60 के इसका आता तो ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो फिर तीनों साइड भी सेम होंगी। अब दो साइड अगर 10 है तो तीसरी साइड भी कितनी होगी? 10 ही होगी। समझ में आई बात? तो आप इस चीज को डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, है ना। ये रिजल्ट जो आया वो उसको आप याद भी रख सकते हो। कैसे? जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड बराबर हो और उन दोनों के बीच का एंगल हो 120। सर आपको कैसे पता इनके बीच का एंगल 120 है? 60 क्यों नहीं है? क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बेटा तभी मिलता है जब वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड जुड़े होते हैं। ये दोनों वेक्टर इनिशियली टेल टू टेल ही जुड़े थे। तो याद क्या रखना है कि अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर 120 है तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो भी उसी के बराबर आएगा। यानी अगर ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी 10 आएगा। लेकिन शर्त याद रखना, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों के बीच का एंगल 120 का हो, तभी ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। समझ आई बात? अरे आया कि नहीं आया भाई? चल आगे बढ़ा जाए। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है आइए समझने की कोशिश करते हैं भाई। क्या बोला है क्वेश्चन? बढ़िया शानदार सवाल। इफ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। क्या बोला है? इफ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। देखो एक वेक्टर ए बना लो और एक वेक्टर हमारे पास कोई है वेक्टर बी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर इस तरह से ये हमारा बना लिया हमने रिजल्टेंट। ये देखो अभी रिजल्टेंट का जो एरो वगैरह है वो किधर आएगा? देखो अब बच्चे गलती क्या करते हैं, एरो ऊपर लगाएंगे। एरो ऊपर बिल्कुल नहीं आएगा। एरो ऊपर क्यों नहीं आएगा? देखो ध्यान से, क्योंकि जो रिजल्टेंट होता है वो हेड टू हेड और टेल टू टेल जुड़ा होना चाहिए, है ना।
तो अगर ये रिजल्टेंट है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका एरो नीचे की तरफ, हेड टू हेड जुड़ गया आपस में क्या नहीं, ठीक है। आगे क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज हाफ ऑफ द बी वेक्टर, यानी जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या होगा, आधा होगा। अच्छा बी वेक्टर होगा किधर ये तो बताओ। तो बी वेक्टर अपन इधर वैसे बना देते हैं, ये देखो ये बना दिया मैंने बी वेक्टर। अब आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। एक सेकंड रुको, मैंने एरो उसका उल्टा बना दिया है, एक सेकंड का टाइम दीजिए। हाँ 1 मिनट रुको, मैंने एरो उल्टा बना दिया था। ये हो जाएगा हमारा बी वेक्टर, ये देखो। अब देखो आप जो रिजल्टेंट है वो हमारा देख सकते हैं कि हेड टू हेड, सॉरी टेल टू टेल और हेड टू हेड आपस में जुड़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर। चलिए क्या बोला गया है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आपको बताना है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बताना है। तो क्या लगता है आपको कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, आपको ये वाला एंगल थीटा पूछा गया है क्या क्वेश्चन में? नहीं, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल ये थीटा नहीं है। क्यों सर? अरे भैया इसलिए नहीं है क्योंकि ए और बी आपस में हेड टू हेड और टेल टू टेल नहीं जुड़े हैं। समझो, एंगल निकालने के लिए दोनों वेक्टर्स को हेड टू हेड और टेल टू टेल जोड़ा जाता है ना। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। अब आप इसको मैं पूरा डिटेल में आपको समझाता हूं, 1 सेकंड रुको। अब आप यस, इसको भी हटा ही देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। ओके ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर बी का कितना है, आधा है। रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का क्या है, आधा है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, 90 का एंगल हो गया। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, बी, यानी बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर और प्लस में आर का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ ना बोलो भाई, बिल्कुल होगा सर। तो आर वेक्टर आपको क्या दिया है, b/2। आर वेक्टर कितना दिया है, b/2। तो यहां से ए स्क्वायर प्लस का b²/2 और ये हो गया हमारा b²। ठीक, तो b²/2 को आप लेफ्ट साइड में लेकर के आओगे तो ये हो जाएगा हमारा b² माइनस का b²/2 इज इक्वल टू a²। तो ये बचेगा आपका कितना, b² डिवाइडेड बाई 2 बराबर का a²। तो यहां से हम लिख सकते हैं b² अपॉन a² इज इक्वल टू कितना, 2। तो बच्चों b अपॉन a कितना आएगा हमारा, प्लस माइनस √2। ये हमारा कितना आ जाएगा, b का कहाँ गया वैल्यू, हाँ ये आ जाएगा हमारा b/a कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का √2। कहीं कोई दिक्कत है भाई? देख लो एक बार, कोई गलती तो नहीं हो गई इसमें, एक बार चेक कर लिया जाएगा इसको। परपेंडिकुलर भी था, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज हाफ ऑफ वेक्टर b। ठीक है भाई, तो हमने लिखा b² इज इक्वल टू a² प्लस का r², कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद हम लोगों ने क्या रहा है, b², r का वैल्यू डाल दिया इसमें b²/, ओके हाँ ये देखो एक गड़बड़ हो गई थी, एक गड़बड़ इधर ये हो गई है, मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ हुई है, 1 सेकंड रुक जाओ। यहाँ पर ये जो वैल्यू दी गई है आपको 1 सेकंड, यस, ये r का वैल्यू b/2 दिया है ना, तो यहाँ पे b/2 की जगह b²/4 हो जाएगा ना, स्क्वायर करा है भाई, है ना। अरे r की जगह b/2 डालोगे तो स्क्वायर होगा ना, b²/4 आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये b² माइनस का b²/4 और इज इक्वल टू में आएगा a²। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे ख्याल से आ जाएगा 3b²/4 बराबर a²। इसको हम क्या बोल सकते हैं, b² अपॉन a² इज इक्वल टू 4/3, यानी b/a का वैल्यू आ जाएगा हमारा प्लस माइनस 2/√3। ये आएगा आंसर। ये तो आया हमारा पार्ट नंबर 2, मतलब ये आ गया हमारा b/a का रेशियो। अब यहाँ पर बात करना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना होगा। अब ये कैसे करेंगे आप बताओ। देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालना है तो हमें यहाँ पर वेक्टर की शिफ्टिंग करानी होगी। तो ये रहा हमारा वेक्टर ए, एक काम करते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पर ले चलते हैं। ठीक, ये हमारा आ गया यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब देखना बिल्कुल ध्यान से, ये हो गया हमारा वेक्टर ए, जो रिजल्टेंट था वो वेक्टर ए पर हमारा परपेंडिकुलर था, तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, और ये हम लोगों ने बना दिया यहाँ पर वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर बी इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन में इसमें बोला गया था क्वेश्चन में कि जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो बी का आधा है। अगर हम ये एंगल मान लेते हैं कि ये एंगल है थीटा, तो थीटा होगा कितना? हालांकि थीटा इज नॉट द आंसर, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा।
परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है, थीटा निकालना है भाई, क्या करें, क्या लगाएंगे, साइन थीटा लगा लो, क्या लगा लो, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर b/2 और डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो क्या b से b कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यार यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री का। थीटा वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री। अब अगर आप कह रहे हो कि सर यही आंसर है, तो नहीं भाई, ये आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दोनों वेक्टर जो है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, आपस में ना ही टेल टू टेल जुड़े हैं, ना ही हेड टू हेड जुड़े हैं। तो शिफ्टिंग करानी पड़ेगी, कराओ। ये रहा हमारा वेक्टर ए, और वेक्टर बी जो ऊपर है उसको नीचे की तरफ ले आओ आप कुछ इस तरह से। ये देखो, ये हो गया हमारा वेक्टर बी। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो एंगल है वो कितने का है हमारा, 30 डिग्री का। ये एंगल हमारा कितने का है, 30। तो बताओ फिर ये एंगल कितने का हो जाएगा, 150। तो जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 150 डिग्री का। समझ आई बात, चलिए क्लियर है। उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सेकंड लॉ है, ये तो हो गया हमारा ट्रायंगल लॉ। अब जो हमारा सेकंड लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ। कौन सा लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है और ऑलरेडी ये वाला वीडियो भी काफी लेंथी हो चुका है। हाँ, 40 मिनट के आसपास हो गया है। तो अब जो ये जो हमारा पैरेललोग्राम लॉ है, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है, चलिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो टॉपिक है, जो भी हम लोगों ने एग्जाम्पल किए हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना। अगर समझ में नहीं आए तो डिस्कस हम लोग कर सकते हैं इसको, दोबारा से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, पैरेललोग्राम लॉ। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई अच्छे से करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।